नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक रेलवे यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो खान सर का पॉकेट जीके बुक आता है इसके बारे में, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग आज से इस क्लास को शुरुआत कर रहे हैं और बहुत डिटेल में हम लोग एक-एक पॉइंट को देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम बुक का फ़ोटो खींच के आपके सामने ला दिए हैं और बस आपको बता देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने एक-एक चीज़ को ना बिल्कुल टेक्स्ट के फॉर्म में यहाँ पे पीपीटी बनाया है, पीपीटी बनाने के बाद उसको हाइलाइट किया है, तब आपके सामने हम यहाँ पे पेश कर रहे हैं, यानी बहुत ही अच्छा क्वालिटी में आपको हर चीज़ मिलने वाला है। देखिए, और बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ ऐड भी किया है, जैसे टेबल उसमें नहीं दिया हुआ था, उसके बाद जो-जो शासक थे उनका टाइमलाइन नहीं दिया गया था, तो वो चीज़ हमने ऐड किया क्योंकि इससे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज़ देखे हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम ऐड कर दिया करेंगे। नेक्स्ट पीडीएफ आएगा उससे रिलेटेड हम कुछ पिक्चर भी ऐड करने का कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये सब में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है? बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, टाइम लगता है कि फ़ोटो रिलेटेड होना चाहिए, किसी-किसी का तो फ़ोटो नहीं ला सकते। तो खैर चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पॉकेट जीके आधुनिक भारत का इतिहास में पहला चैप्टर उत्तरकालीन मुगल काल का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग डेली इस क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहे। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा ग्रुप में। कहाँ मिलेगा? ग्रुप में। आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं या मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, यहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ है 9955 12 82 11, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले जो उत्तर मुगल काल हुआ था। औरंगज़ेब के मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल का आरंभ हो चुका था और जो औरंगज़ेब के पुत्र थे, उन्होंने अपना शासन शुरू कर दिए थे। लेकिन औरंगज़ेब के 4 पुत्र थे और चारों पुत्र के बीच एक घमासान युद्ध होता है और उस युद्ध में जो है वह उस युद्ध में तो चलिए, ठीक है? तो अब यहाँ पे घमासान युद्ध हुआ और यहाँ पे उनके जो पुत्र थे और उसमें जो बहादुर शाह प्रथम था उसने सभी को तीनों भाई को मारा और उसके बाद अपना यहाँ पे शासन शुरू किया। तो सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है जिसका शासनकाल 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक शासन रहता है। एक डेट याद रखिएगा कि जो 1707 था इसी समय इसी 1707 में औरंगज़ेब का मृत्यु हो जाता है। किसका? औरंगज़ेब का मृत्यु हो जाता है। तो ये पॉइंट आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? बाकी बहादुर शाह प्रथम जो है यहाँ पे इसका शासनकाल शुरू होता है, उसके बाद जहांदार शाह, फ़र्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, ठीक है? अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और अंतिम शासक रहता है बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका शासनकाल 1837 से लेकर 1857 तक रहता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये सब टाइमलाइन है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ से बुक का कंटेंट शुरू होता है और इसके बाद हम जितना भी आपको कंटेंट दिखाएँगे, सभी कंटेंट बुक का रहेगा। एक पॉइंट भी हमने एक्स्ट्रा अपने मन से ऐड नहीं किया है। ओके? तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम थोड़ा-सा पेन का कलर चेंज करना चाहेंगे यहाँ पे। ब्लू ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकारी के युद्ध में बहादुर शाह का साथ दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बहादुर शाह का साथ किसने दिया था उत्तराधिकारी के युद्ध में? गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। और बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह को 5000 मनसब दिया था, 5000 मनसब। ये इस पॉइंट इस बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन आप याद रखिएगा और ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन और ये पॉइंट इसमें नहीं दिया हुआ, तो आप ज़रूर याद रखिएगा कि 5000 मनसब बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह को दिया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था, ठीक है? बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शाह-ए-बेखबर के नाम से हम लोग बहादुर शाह के जानते हैं। 1707 ईस्वी में मुअज्जम मुअज्जम कौन था? तो वही बहादुर शाह था। मुअज्जम ने इसको शाह आलम प्रथम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो मुअज्जम जिसको बहादुर शाह था, तो इसको बहादुर शाह की उपाधि दी गई और 65 वर्ष की आयु में यह दिल्ली का सम्राट बना। अब दिल्ली का सम्राट बनने वाला सबसे उम्रदराज शासक कौन था? यही था बहादुर शाह प्रथम। कब बना था? 65 वर्ष की उम्र में, ठीक है? इसका नाम असली नाम क्या था? मुअज्जम था। और कब बना था? 1707 में बना था। ओके, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। इसका पूरा नाम यहाँ पे दिया हुआ है, अब्दुल नस्र सैयद कुतुबुद्दीन मुहम्मद शाह आलम बहादुर शाह बादशाह। याद नहीं रखना है आपको, ठीक है? कभी याद नहीं कीजिएगा ज़िंदगी में भी। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। बहादुर शाह ने खुतबे हुआ क्या कि जब बहादुर शाह शासक बना तो वो अपना खुतबा पढ़वाया और खुतबा में उन्होंने अली चौथे जो खलीफा थे उनका नाम से खुतबा पढ़वाया और उसमें वली नाम से एक उत्तराधिकारी नाम जोड़ दिया था, जिसको लेकर जो यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय के जो बहुत ज्ञाता थे, विद्वान थे, उनसे लेकर इसका मतभेद हो गया।
ठीक है? तो इसने क्या किया हाजी यार जो थे इनसे इसका मतभेद हो गया और विवाद हो गया। लाहौर के रहने वाले थे तो विवाद हो गया। बाद में फिर पुराना खुतबा पढ़वाना पड़ा। बहादुर शाह ने शांतिपूर्ण मैत्री नीति अपनाई एवं मदद ए मास अनुदानों को पूर्ण रूप से वंशानुगत बनाया तथा फिर से राज दरबार में होली खेलना प्रारंभ किया और सती प्रथा का समर्थन किया। इसने क्या किया, फिर से इन जो बहादुर शाह था इसने शांतिपूर्ण मैत्री नीति को अपनाया था, शांतिपूर्ण मैत्री नीति को अपनाया और शांति तरीके से बिल्कुल दोस्ती के हाथ बढ़ाते हुए सबके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपना शासन प्रारंभ किया। क्योंकि औरंगजेब से लगभग भारत के सभी क्षेत्र के राजाओं, जो छोटे राजा बड़े राजा, सबसे दुश्मनी वो कर लिया था। औरंगजेब को जो नीति थी और जितने भी धर्म के लोग थे उससे भी जो है वह मतभेद हो चुका था उनकी नीति के अनुसार। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे जो शांतिपूर्ण मैत्री नीति अपनाया गया बहादुर शाह के द्वारा और फिर शासन शुरू किया गया। इसने अपना जो दरबार है उसमें होली खेलना भी शुरू प्रारंभ कराया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और होली अब आ भी रहा है, कुछ ही दिन बाकी है होली में, ठीक है। और सती प्रथा का भी इसने समर्थन किया था क्योंकि सती प्रथा जो था इसका विरोध चल रहा था और सती प्रथा के विरोध चलते चलते अगर इसमें कोई भी राजा चाहता था कि सती प्रथा को खत्म किया जाए तो जो हिंदू समुदाय के लोग जो थे वो इसका विरोध करते थे कि हमारा धर्म और हमारा संस्कृति है इसके साथ हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो इसको लेकर बहादुर शाह ने क्या किया कि इसका भी समर्थन कर दिया। उसके बाद आगे हम लोग देखें तो 1712 ईस्वी में जुल्फिकार खां की मदद से जहांदार शाह सिंहासन पर बैठा। यानी जहांदार शाह सिंहासन पर बैठा किसके बाद, बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन सिंहासन पर बैठा, जहांदार शाह। और किसके मदद से, जुल्फिकार खां के मदद से। कब बैठा, 1712 ईस्वी बना। तो आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं और हमने टेबल दे भी दिया कि 1707 में बहादुर शाह ने शासक बना और 1712 में जहांदार शाह बना। यानी 1707 से लेकर 1712 तक किसका शासन था, इसका शासन था। तो जुल्फिकार सॉरी बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल था और 1712 से जहांदार शाह का शासनकाल शुरू होता है, ठीक है। और इसमें के शासनकाल में एक नई परंपरा यह शुरू हुई कि सत्ता प्राप्ति अमीरों का हस्तक्षेप था। सत्ता प्राप्ति अमीरों का हस्तक्षेप का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी आदमी को अपना सत्ता प्राप्त करना है तो उसमें जो अमीर हुआ करते थे, अलग अलग गुट के अमीर हुआ करते थे, जिसको चालीसा दल भी बोला जाता था। चालीसा दल तो आगे हुआ करता था, ठीक है, लेकिन इसमें जो अमीर हुआ करते थे, जो मुख्य अधिकारी हुआ करते थे, वो अमीर हुआ करते थे। तो उनके हस्तक्षेप से इसमें शासक बनते थे, जो भी राजा बनते थे उनके हस्तक्षेप से बनते थे। और पहले ऐसा नहीं था, पहले जो था वह एक परंपरा था कि जो बड़ा बेटा होगा या जो शक्तिशाली बेटा होगा वो शासक बनेगा। लेकिन अब इसमें कोई भी शासक बन जा रहा था अमीरों के हस्तक्षेप करने से। उसके बाद जहांदार शाह ने 1712 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया, ठीक है। जजिया कर को किसने समाप्त किया, यहाँ पे 1712 ईस्वी में जहांदार शाह ने समाप्त किया। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि जहांदार शाह ने जजिया कर को कब समाप्त किया, तो 1712 में समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है जहांदार शाह द्वारा आमेर, कहाँ के, आमेर के राजा सवाई जयसिंह, ठीक है। तो ये जो सवाई जयसिंह थे इनको सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा ही दिया गया था। और यहाँ पे जहांदार शाह ने क्या किया कि जहांदार शाह ने इनको, किनको, सवाई जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि देकर मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया और साथ में 7,000 के मनसब भी इनको दिया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आमेर के जो राजा थे, राजा सवाई जयसिंह, आमेर के राजा जो राजा सवाई जयसिंह थी इनको सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दिया था और मिर्जा राजा की उपाधि जहांदार शाह ने दिया और इनको 7,000 मनसब देके मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर इनको गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर दिया, कौन, जहांदार शाह। तो यहाँ पे जहांदार शाह से रिलेटेड दो नियुक्ति आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से दो नियुक्ति है जहांदार शाह से रिलेटेड, तो आप देखेंगे तो एक तो जो थे आमेर के राजा राजा सवाई जय सिंह, इनको सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दिया गया। साथ में मिर्जा राजा की उपाधि देकर जहांदार शाह ने इनको मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया और राजा अजीत सिंह जो मारवाड़ के शासक थे इनको महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर दिया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ, जहांदार शाह अत्यधिक भ्रष्ट और अनैतिक चरित्र का इंसान था और उसके शासन काल में एक वो उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था लाल कुंवर। वो एक वैश्या प्रवृत्ति की थी, लेकिन वो उससे उसको प्यार हो गया और उसकी गर्लफ्रेंड बना लिया। और वो गर्लफ्रेंड पूरा ऐसी गर्लफ्रेंड बनी कि पूरा उस पे मतलब कब्जा करके रखती थी। यानी बिल्कुल जो भी होता था उसमें हस्तक्षेप करते रहते थे कि बाबू ऐसे करो, बाबू वैसे करो, बाबू इसको मरवा दो, ऐसे चलता था सीन उस टाइम में, ठीक है। तो लाल कुंवर का बहुत हस्तक्षेप रहता था इसके जहांदार शाह के शासनकाल में, जिसको लेकर शासन बहुत प्रभावित होता था। तो इसको भी लेकर जिसके, और ये बहुत भ्रष्ट भी हो चुका था, इसके कारण
तो ये हस्तक्षेप जो थे वहाँ के जो और अधिकारी जो थे मुगल सम्राट के, और जो कुछ शक्तिशाली और होनहार कुछ उत्तराधिकारी के लाइन में जो थे, वो इनको बहुत बेकार लगता था कि ये क्या कर रहा है यार, मतलब कुछ भी। तो फिर यहाँ पे क्या किया कि जो जहांदार शाह का एक पत्नी थी अजी मुसान, अजी मुसान का बेटा का नाम था फर्रुख सियर। ये क्या किया, सैयद बंधु के साथ अपना हाथ मिलाया। अब सैयद बंधु कौन थे? सैयद बंधु बंगाल और बिहार के शासक हुआ करते थे, जिनका नाम था अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। बिल्कुल यही वाला सीन है, एक बिहारी सौ पे भारी वाला। बिल्कुल बंगाल और बिहार के ये दो व्यक्ति थे, मात्र दो व्यक्ति थे, और ये अपने इतना वर्चस्व जमा चुके थे कि मुगल सम्राट में राजा कौन बनेगा ये लोग डिसाइड करते थे। ये बिहार का पावन है। जिस तरह अभी सेंटर में नीतीश जी के कारण पूरा सेंटर में बना हुआ है ना सरकार, वैसे ही उस टाइम सैयद बंधु जो थे वो डिसाइड करते थे कि मुगल गद्दी पे कौन बैठेगा, इसलिए इनको किंग मेकर भी कहा गया है। तो इनके वो दो भाई थे जिनका नाम था अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ये दो भाई थे, और यही दो भाई के सहायता से फर्रुख सियर जहांदार शाह को हटा के और 1713 ईस्वी में शासक बन गया। यानी इसका ऐसा विचार था, जहांदार शाह का इतना खराब बिहेवियर था कि एक साल में ही इसको हटा दिया गया। ठीक है, लेकिन एक साल में ये जो पॉइंट है ये बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, और ये पॉइंट से क्वेश्चन आपको बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट देखें तो इतिहास जो जहांदार शाह था इसको बिल्कुल लंपट मूर्ख कहा था। किसने? ताराचंद के इतिहासकार थे जो इन्होंने इसको लंपट मूर्ख के उपाधि दिए थे। उसके बाद क्या हुआ, सैयद बंधु जो थे इनको राजा बनाने वाले यानी किंग मेकर के नाम से तो ये फेमस हो ही गए। उसके बाद क्या था, एक निजामुल मुल्क थे, किनके दरबार में हुआ करते थे? मुगल दरबार में हुआ करते थे निजामुल मुल्क। इन्होंने हैदराबाद के अपना संस्थापक इनको माना जाता है। तो इन्होंने फर्रुख सियर के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। होता क्या था कि जो भी राजा था उसका एक प्रिय आदमी हुआ करता था। आपके भी लाइफ में बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन कुछ प्रिय दोस्त होंगे। ठीक है, तो उन दोस्त में वो दोस्त क्या होते हैं, तो वो दोस्त आपके लाइफ में सबसे ज्यादा हस्तक्षेप कर सकते हैं। यानी आपके लाइफ में अगर सबसे ज्यादा पावरफुल कोई दोस्त है तो वो है। वैसा ही फर्रुख सियर के शासनकाल में निजामुल मुल्क एक ऐसा दरबार में एक सदस्य था जो सबसे शक्तिशाली था, यानी फर्रुख सियर जो है इस पे विश्वास करता था। और यही बाद में क्या किया कि जब देखा मुगल शासक ढह रहा है, मुगल शासक में अब दम नहीं रहा, तो आगे चल के हैदराबाद में जाके एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना भी कर लिया था, यही निजामुल मुल्क। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो हैदराबाद को तुरानियों ने और अवध को ईरानियों ने स्थापित किया था। ये जो निजामुल मुल्क था यह तुरानी गुट से संबंधित था, और जो है वो अवध को जो ईरानी जो बसाए थे। ठीक है, तो ये ईरानी गुट से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद फर्रुख सियर ने जोधपुर के मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवर से विवाह कर लिया था। किससे? तो जो जोधपुर के शासक थे अजीत सिंह, हमने पीछे भी पढ़ा है अजीत सिंह के बारे में। क्या पढ़ा है? तो अजीत सिंह जो थे, अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार कौन नियुक्त किया था? जहांदार शाह ने नियुक्त किया था, और महाराजा की उपाधि भी दी थी। तो इनकी बेटी से फर्रुख सियर शादी कर लिया, और इनकी बेटी की नाम था इंद्र कुंवरी। क्या नाम था? इंद्र कुंवरी, याद रखिएगा। फर्रुख सियर को मुगल शासक का घृणित कायर कहा जाता था। यानी ये भी वैसा ही था, ये बहुत ज्यादा यानी कि बहुत अच्छे शासक में था, ऐसा नहीं था। घृणित कायर कहा जाता था। ठीक है, और इसने जजिया को दोबारा से शुरू कर दिया था। कौन? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर मुगल कालीन में जजिया को सबसे पहले किसने समाप्त किया? तो जहांदार शाह ने समाप्त किया। और लागू किसने कर दिया? फिर से लागू करने का काम किया फर्रुख सियर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो 1713 में इसने क्या किया? जजिया को फिर से शुरू कर दिया। 1717 ईस्वी में समाप्त किया गया, और 1717 ईस्वी में इसको समाप्त किया गया, फिर से लागू हुआ, और फिर से अंतिम रूप से जजिया को मोहम्मद शाह के रंगीला के द्वारा 1720 ईस्वी में समाप्त कर दिया। तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि अंतिम रूप से जजिया को कब समाप्त किया गया? 1720 में। किसके द्वारा? मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। वहीं हम बात करें 18वीं शताब्दी अब आ चुका था, और उपराज्यपाल मुर्शिद जो कुल्ली खां थे वो हो चुके थे। तो मुर्शिद कुल्ली खां ने इनके शासनकाल में क्या किया कि बंगाल का मुगल नियंत्रण हो गया, बंगाल को मुगल नियंत्रण से अलग कर लिया, यानी बंगाल का अलग स्थापना कर लिया मुर्शिद कुली खां। बंगाल का संस्थापक भी माना जाता है किसको? मुर्शिद कुली खां को। 1719 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में रोशन अख्तर, जिसका नाम था मुहम्मद शाह, तो मुहम्मद शाह के उपाधि से अगला सम्राट बना। यानी जब फर्रुख सियर वहां से हट गया तो फर्रुख सियर के बाद कौन बना? 1719 ईस्वी में यहाँ पे मुहम्मद शाह बना, और मुहम्मद शाह भी सैयद बंधु के सहायता से ही बना था। मुहम्मद शाह का असली नाम रोशन अख्तर हुआ करता था, और उसी के सहायता से ही बना था। फिर आगे क्या हुआ? यहाँ पे आगे ये हुआ कि कुछ तुरानी और ईरानी गुट के सैनिकों ने देखे कि यार ये तो बिहार से आके यहाँ पे मुगल शासक में मुगल दरबार में अपना वर्चस्व जमा रहा है सैयद बंधु।
क्यों नहीं इसको खत्म ही करा देते हैं। तो मोहम्मद शाह भी चाह रहा था कि इसको खत्म करा दिया जाए, क्योंकि मोहम्मद शाह जो था जब शासक बनने के बाद ये जो सैयद बंधु से इनसे थोड़ा सा मतभेद शुरू हो गया, जिसके कारण ये चाहता था कि हम भी इनको मरवा दें। तो हैदर बेग एक तुरानी गुट के शासक तुरानी गुट के एक सदस्य थे। उसने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु में से एक भाई हुसैन अली को यहाँ पे मरवा दिया। यहाँ पे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली दो भाई थे सैयद बंधु में, जिसमें से सैयद हुसैन अली का हत्या करवा दिया गया। किसके द्वारा? हैदर बेग के द्वारा। और हैदर बेग किससे संबंधित है? तुरानी सैनिक था। ओके, नेक्स्ट है, उसके बाद है मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को आसफ जहाँ एवं शहादत खां को बुरहानुल मुल्क की उपाधि दिया था। निजामुल मुल्क को कौन सी उपाधि दिया था? आसफ जहाँ खां। और शहादत खां को बुरहानुल मुल्क का उपाधि किसके द्वारा? मोहम्मद शाह के द्वारा दिया गया था। मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, याद रखिएगा। मोहम्मद शाह के समय में उर्दू एवं संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ था और इसके समय सादा रंग और आधा रंग इसके प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए करते थे। सादा रंग और आधा रंग क्या हुआ करते थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुआ करते थे। उसके बाद 1712 ईस्वी में आगरा का सूबेदार सवाई जयसिंह को भी दे दी गई थी। सवाई जयसिंह को पहले कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेज में जो जहांदार सा था वो सबसे पहले इनको मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। उसके बाद क्या किया, जब ये मोहम्मद शाह आया तो आगरा का भी सूबेदार इनको नियुक्त कर दिया सवाई जयसिंह को 1722 ईस्वी में, याद रखिएगा। अब होता क्या, उसके बाद 1722 में हुआ, उसके बाद 1739 का समय आता है जिसमें ईरानी सम्राट ने जो नादिर शाह थे वो यहाँ पे भारत पे आक्रमण करते हैं। और नादिर शाह भारत पर 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। और जब आक्रमण किया तो उस समय मोहम्मद शाह शासक हुआ करता था। मोहम्मद शाह रंगीला इसका पूरा नाम था। और ये इतना रंगीला आदमी था, मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। नादिर शाह आक्रमण कर रहा था, आई मस्त अपना 10-12 को गर्लफ्रेंड लेके बैठा हुआ था, मस्त एंजॉय कर रहा था, पी रहा था, नाच रहा था, गाना बजा रहा था, ऐसा शासक था। और नादिर शाह उधर से आक्रमण किए जा रहा है, ठीक है। तो मोहम्मद शाह पे इसने क्या, मोहम्मद शाह धीरे धीरे आक्रमण किया और ये कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद करनाल का एक युद्ध भी हुआ था 1739 में। करनाल का युद्ध भी हुआ था। तो करनाल का युद्ध ये नहीं लड़ने गया था, मोहम्मद शाह लड़ने नहीं गया था, लड़ने गया था शहादत खां। देखिए, शहादत खां लड़ने गया था, राजा चुपचाप अपना मस्त गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी सार्टी कर रहा था। तो 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ। और उसके बाद इसमें कोई असफलता हासिल नहीं हुई मुगल दरबार को और मुगल शासकों को। और नादिर शाह ने दिल्ली पे कंप्लीटली आक्रमण कर दिया। और उसके बाद 70 करोड़ रुपए, तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा, सब चीज उठा के ये लेके चला गया था वहां पे। माना जाता है कि लगभग 150 करोड़ से भी ज्यादा का संपत्ति लूट के ले गया था नादिर शाह। 70 करोड़ तो केवल रुपया लूट के ले गया था। आप इसी से अंदाजा लगाइए उस समय के जमाने में, कब, आज से लगभग 250 साल पहले, यानी 260 साल पहले 70 करोड़ का वैल्यू होता है, ठीक है। तो याद रख, इतना लूट के ले गया था। उस समय हमारे देश में इतना संपत्ति हुआ करता था मुगल सम्राट के पास, जबकि मुगल सम्राट बिल्कुल खत्म होने के कगार पर था, तब इतना संपत्ति था। याद, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो तख्ते ताउस उठा के ले गया। तख्ते ताउस एक राजा का सिंहासन हुआ करता था जिसपे केवल राजा बैठते थे, और उसी में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था जिसको उठा के ले गया। और इसको बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था। और मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह उठा के ले गया। और इस पे बैठने वाला अंतिम शासक वही मोहम्मद शाह रंगीला हुआ। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है, तो शाह आलम द्वितीय शासक बनता है। और इसके शासन के दौरान 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार कब हो गया? 1803 में ही हो चुका था। फिर 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। और इसमें भी जो दिल्ली शासक थे, यानी मुगल शासक के जो भी सैनिक हुआ करते थे, ये अहमद शाह अब्दाली का ही साथ दिया। और यहाँ पे मराठों की हार हुई 1761 ईस्वी में। क्योंकि जैसे मराठों का हार यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बनता है, क्योंकि होता क्या था कि जैसे जैसे मुगल यहाँ पे कमजोर होते गए, धीरे धीरे मराठा और शक्तिशाली होते जा रहे थे। और ये चीज दिल्ली के जो शासक थे, मुगल शासक, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया, इसी कारण उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया और मुगल पराजित हो गए। उसके बाद मुगल का भी पतन शुरू हो, माफ कीजिएगा, उसके बाद मराठों का भी पतन शुरू हो चुका था। मराठा हार गए थे पानीपत के तृतीय युद्ध में।
नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां था। इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। किसने? 8 बार आक्रमण किया था और 1806 ईस्वी में मुगल जो गुलाम कादिर खां थे, इसने शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दिया था। किसने? शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने कर दिया था? गुलाम कादिर खां ने। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था जो और उसके बाद 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया गया और वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई थी और इसका जो है समाधि स्थल यहीं रंगून में स्थित है बहादुर शाह जफर का। बहादुर शाह जफर जो था वह लाल किला में हीरा महल का निर्माण करवाया था और हयात बख्श बाग का भी निर्माण लाल किला में करवाया था। तो इस हिसाब से जो लगभग 1857 जो लाल किला जब बनकर रेडी हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा शाहजहाँ के समय लाल किला को बनवाया गया था, लेकिन किस ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था? उस समय से लेकर लगभग 200 वर्षों तक मुगल शासक ने लाल किला में रहा, मुगल की पूरी फैमिली रही और लाल किला पे उसने अपना पूरा वर्चस्व जमाए रखा और वहीं से शासन चलाता था। उसके बाद लाल किला किसके अंडर में आ चुका? अंग्रेजों के अंडर में आ चुका, क्योंकि वहाँ पे फिर अंग्रेजी शासन हो चुकी थी। लेकिन तब भी अंदर मुगल उसके बाद जो है वह एक धारावाहिक प्लेस बन गया। ठीक है, 1857 के बाद तो फिर ब्रिटेन के जो शासक थे उनका शासन शुरू हो चुका था। अब यहाँ पे मुगल जब जैसे-जैसे कमज़ोर होते गए, वैसे-वैसे आस-पास के जो कुछ राजा थे, वो इनसे अलग होते गए टूटते गए और अपना स्वतंत्र साम्राज्य का स्थापना करते गए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन-कौन ऐसे आदमी थे जो अपना एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किए थे। तो यहाँ पे देखेंगे तो मुगलों से स्वतंत्र होने वाला राज्य और उसके संस्थापक अवध का शहादत खां ने स्थापना किया था। तो अवध को स्वतंत्र स्थापना शहादत खां के द्वारा किया गया था। बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन। उसके बाद हैदराबाद का चिनकिलीज खां ने किया था। इसी को हम लोग निजामुल मुल्क के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बीर दाऊद एवं अली मुहम्मद यह रुहेलखंड का स्थापना किया था। मुर्शिद कुली खां बंगाल का स्थापना कर लिया था। सादतुल्ला खां कर्नाटक का स्थापना किया था। चूड़ामन और बदन सिंह भरतपुर का स्थापना किया था। सवाई जय सिंह ने जयपुर से का एक अलग स्वतंत्र राज्य बना लिए और हैदर अली ने क्या किया? मैसूर एक अलग राज्य बना लिया और उस समय त्रिपुरा राज्य में माणिक्य वंश का शासन हुआ करता था, ये याद रखिएगा। तो ये सब तो अब यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि हमने सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया और जितने भी इसमें पॉइंट दिए हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए, बहुत सारा पॉइंट नहीं भी दिए गए हैं, बहुत सारा पॉइंट एक्स्ट्रा भी दिए गए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब ये हम लोग इस बुक से थ्योरी कंप्लीट कर लिए। अब क्या करेंगे? हम लोग एमसीक्यूज लगाएँगे। एमसीक्यूज हम लोग अब अभी डिसाइड करते हैं कि कौन-कौन से बुक से एमसीक्यूज लगाना है। लेकिन हम लोग जो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है उसको भी ज़रूर कवर करेंगे। साथ में यूथ पब्लिकेशन का जो रेलवे का प्रीवियस ईयर आता है उसको भी हम लोग कवर करेंगे और जो दोनों बुक को कवर करेंगे ताकि हम लोग के रेलवे के एग्ज़ाम के लिए जो बेटर ये साबित हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।